हमारा टॉपिक कंटिन्यू है जी रिटर्न स्टेटमेंट का, जो कि डील करता है ऑर्डर 8 सिविल प्रोसीजर कोड। हमने प्रीवियस लेक्चर में इसमें रूल 4 तक किया था, जो कि कहता है अवेसिव डिनायल, डिनायल स्पेसिफिक होना चाहिए। आज नेक्स्ट रूल वो कहता है जी स्पेसिफिक डिनायल। ठीक है जी। ऑर्डर 8 रूल 5 जवाब दावा, तो वो कहता है कि अगर डिनायल स्पेसिफिक नहीं है तो ये एडमिशन कंसीडर किया जाएगा। और स्पेसिफिक होने के लिए क्या कहता है, क्लियर हो, बिल्कुल वाज़िया तौर पर हो, किसी अबहाम के बगैर हो, कैटेगोरिकल हो और डेफिनेट हो। तो फिर इससे बड़ी बात कि स्पेसिफिक हो, स्पेसिफिकली डिनाइड। सर फोन ऑफ कर दें। अच्छा जी, वो कहता है कि डिनाइल क्या, एवरी एलिगेशंस ऑफ फैक्ट्स इन द प्लेंट। अब प्लेंट में अगर कोई किसी किस्म का भी कोई एलिगेशन है, कोई असर्शन है, कोई क्लेम है जो कि प्लेंटिफ कर रहा है, तो डिफेंडेंट क्या करेगा, उसे कंट्रोवर्ट करेगा। कैसे? डायरेक्टली, स्पेसिफिकली। अगर वो अवेसिव करता है या कहता है मेरे नॉलेज में नहीं है, दैट इज आल्सो जजमेंट सेंस। अगर ये कहता है कि इट्स नॉट इन माय नॉलेज, इट आल्सो अमाउंट्स टू एडमिशन। अब वो कहता है जी स्पेसिफिकली होना चाहिए। इफ नॉट डिनाइड स्पेसिफिकली बाय और बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन और स्टेटेड टू बी नॉट एडमिटेड इन द प्लीडिंग ऑफ द डिफेंडेंट shall be taken to be admitted except as against a person under disability। अब वो कहता है कि इन सारे सर्कमस्टेंस में डिनाइल स्पेसिफिक, अनइक्विवोकल, क्लियर होना चाहिए। अगर वेग है, उसमें एम्बिग्विटी है, अबहाम है, तो वो एडमिशन होगा। लेकिन क्या कहता है कि अगर कोई डिसेबल है तो उसकी हद तक ये एक्सेप्शन है। अब इसमें बड़ा कैटेगोरिकली लॉ बहुत क्लियर है जी कि एक्सप्रेसली इसको रिटर्न स्टेटमेंट में और क्लियरली जवाब दावा में जो प्लेंट है या प्लेंटिफ का असर्शन है उसे डिनाई करना चाहिए विद डिटेल। आगे चल के और चीजें आएंगी, इसलिए मैं अगले आर्टिकल में ये बताना चाहता हूँ, सॉरी रूल में। अब ऑर्डर 8 रूल 6 है जी, वो कहता है पार्टिकुलर ऑफ सेट ऑफ टू बी गिवन इन रिटन स्टेटमेंट। अब मैंने पिछले दिन भी कहा कि जो वर्ड स्टैचू का है आप उससे उसी तरह, सेट ऑफ के अगर मीनिंग्स आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा होंगे। सेट ऑफ को सिंपली काउंटर क्लेम भी कहा जा सकता है, लेकिन सम हो कुछ जजमेंट्स हैं वो कहती हैं काउंटर क्लेम और सेट ऑफ में फर्क है। सेट ऑफ चूंकि सिर्फ एक अमाउंट का हो सकता है, काउंटर क्लेम किसी और चीज का भी हो सकता है। तो इसलिए जो वर्ड स्टैचू प्रोवाइड करता है, और अगर स्टैचू उनको डिफाइन नहीं करता तो फिर उसकी डेफिनेशन लॉ इंटरप्रेट करता है, और सम हो कुछ वर्ड्स को स्टैचू डिफाइन करता है। तो अब ये कहता है अगेन कि सेट ऑफ जो है वो क्या हो, यह गौर से जरा इसको देखिएगा भी, सुनिएगा भी। वेयर इन ए सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी, मैंने अगेन कहा कि सेट ऑफ जो है वो मनी के इशू में होगा, रकम के लेन देन का होगा। अब काउंटर क्लेम भी हो सकता है, लेकिन अगेन काउंटर क्लेम किसी और चीज का हो सकता है, सेट ऑफ सिर्फ मनी का हो सकता है, रकम का। अब इसका तरीकाकार क्या होगा, जब सेट ऑफ आएगा तो आगे यही रूल प्रोवाइड करेगा कि एक जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसी तरह जवाब दावा में वो चीजें क्लेम होगी, जैसे एक क्रॉस प्लेंट में है, क्रॉस दावे में है। ठीक, जैसे एक नया दावा जा रहा है, इसी तरह जवाब दावे में जो डिफेंडेंट है उसने अपना जितनी भी अमाउंट है उसको उसी तरह ही एक दावे की तरह ही एलैबोरेट करना है,
उसमें कोई अदर गुंजाइश या कोई सूरत नहीं है। हाँ, अब जब सेट ऑफ क्लेम आएगा तो वो जो जिस हद तक सेट ऑफ क्लेम है वो प्लेंटिफ के लिए वो प्लेंट का दर्जा होगा, वो प्लेंट तसव्वुर होगा, और वो जो प्लेंटिफ ऑलरेडी है उस सूट का वो रिटर्न स्टेटमेंट का जवाब देगा एक दावे की तरह, और फिर कोर्ट उसको डिसाइड करेगी। सेट ऑफ अगेंस्ट द प्लेंटिफ्स डिमांड्स एंड सर्टेन सम ऑफ मनी लीगली रिकवरेबल बाय हिम from the plaintiff not exceeding the pecuniary limits of the jurisdiction of the court। हाँ, यहाँ ये बात करता है चूंकि अगर किसी का सेट ऑफ की उसकी पिक्यूनरी, हमने देखा कि जुरिस्डिक्शन के मतलब किसमें है, तो जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है जो कि उससे एक्सीड ना कर रहा हो, क्या जो उसका सेट ऑफ है, जो अमाउंट है जवाब दावा में, अगर अदालत को अनलिमिटेड है दैट्स गुड, अगर नहीं है तो उसकी लिमिट के मुताबिक जवाब दावा वहां दायर करते हुए वो क्लेम कर सकता है डिफेंडेंट या डिफेंडेंट्स ज्यादा हैं तो। एंड बोथ पार्टी फील द सेम कैरेक्टर एज दे फील इन द प्लेंटिफ सूट। यहां भी कहता है द डिफेंडेंट्स में एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट बट नॉट आफ्टरवर्ड अनलेस परमिटेड बाय द कोर्ट प्रेजेंट ए रिटन स्टेटमेंट कंटेनिंग द पार्टिकुलर्स ऑफ द डेट sought टू बी सेट ऑफ। अगेन याद रखिए, वो कहता है कि प्लेंटिफ का दावा आया, उसके बाद जब जवाब दावा आया रिटर्न स्टेटमेंट में इमीडिएटली उसने सेट ऑफ क्लेम करना है, लेटर ऑन वो सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकता। हाँ, इसमें भी लिमिटेशन है, 3 ईयर लिमिटेशन है। अगर उसका कोई क्लेम कहीं आ रहा है, अक्रू हो रहा है, जब प्लेंटिफ दावा लेके आ गया, डिफेंडेंट उस मम है अबाउट द असर्शन ऑफ सेट ऑफ, about the assertion of his claim more than plaintiff, तो फिर वो उसके लिए लिमिटेशन भी 3 ईयर है। अब अगेन जो ऊपर वाली मैं बात कर रहा था, इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ, इसमें देखिएगा ऑर्डर 8 रूल 6(2) सब क्लास कहता है द रिटन स्टेटमेंट शैल हैव द सेम इफेक्ट एज ए प्लेंट इन द क्रॉस सूट। क्रॉस सूट यानी दो बंदे दावा लेके आ गए, एक ने भी कहा मेरा 10 लाख है, दूसरे ने कहा मेरा 14 लाख है, एक ने कहा 1 मिलियन, दूसरे ने 1.4 मिलियन का क्लेम कर दिया, तो ये दो दावे आ गए, इसे कहेंगे क्रॉस सूट। तो अब रिटन स्टेटमेंट जब आया तो उसमें सेट ऑफ क्लेम था, और सेट ऑफ का क्लेम होने की वजह से उसे कंसीडर टू बी अ प्लेंट ऑफ दैट डिफेंडेंट so as to enable the courts to pronounce a final judgment in respect both of the original claim and of the set off। Again, अब ओरिजिनल क्लेम उसकी बात कर रहा है जो प्लेंटिफ ने सेट किया था, जो प्लेंटिफ ने डिमांड किया था, जो प्लेंटिफ ने असर्ट किया था, जो प्लेंटिफ ने पेन डाउन किया था। अब यहां क्या कह रहा है कि ओरिजिनल क्लेम एंड ऑफ द सेट ऑफ बट दिस शैल नॉट अफेक्ट द लियन। ठीक है, अगर वो कहता है कि इसमें कोई बार है, कोई लेन देन है, इसे कहते हैं कोई उस पर लीगल बार होना, ठीक है, तो वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अपॉन द अमाउंट्स डिक्रीड ऑफ एनी प्लीडर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉस्ट पेएबल टू हिम अंडर द डिक्री। द रूल रिलेटिंग टू द रिटन स्टेटमेंट बाय ए डिफेंडेंट अप्लाई टू अ रिटन स्टेटमेंट इन आंसर टू अ क्लेम ऑफ सेट ऑफ। तो उसी तरह ही वो उसमें करेगा जी क्लेम। अब इसके लिए जो सेलिएंट है कि सेट ऑफ के लिए क्या होने चाहिए, रिकवरी, पहले जैसे मैंने कहा कि रिकवरी ऑफ मनी होना चाहिए। अब जो सेट ऑफ में अमाउंट्स क्लेम कर रहा है वो रिकवरेबल है, उसे जुरिस्डिक्शनल के इशू के साथ साथ वाकई ही जेन्युइन वो रिकवर की जा सकती है। और इसमें स्पेसिफिक क्लेम सेट ऑफ में जितनी भी उसकी अमाउंट है वो होनी चाहिए। अगेन इस पे जो मैं बात कर रहा था कि सेट ऑफ का क्लेम सिर्फ और सिर्फ रिकवरी में होगा। इसमें पेन डाउन कर लें, जजमेंट है जी 2018 MLD 1090, तो रिकवरी सूट में होता है। अगेन इनको अगर देखिएगा तो इनका काउंटर क्लेम और सेट ऑफ का मीनिंग एक है आम पार्लेंस में, लेकिन जब लीगल पार्लेंस में और कोडिफाइड पार्लेंस में देखेंगे तो इसका मीनिंग कुछ और होगा। अब ये है जी कि डेट के बारे में होना चाहिए। अगेन कि जैसे हमने कहा कि ये फर्स्ट
हियरिंग पे ही ये होना चाहिए। इस पे क्वेटा की 1988 CLC 1575 क्वेटा की जजमेंट है कि जब ये रिटन स्टेटमेंट दायर हुई तो उसी वक्त ही सेट ऑफ जो है वो 7 क्लेम किया जाना जरूरी है। अदरवाइज ये बाद में एक दावे की शक्ल में तो क्लेम किया जा सकता है, लेकिन इसे सेट ऑफ की शक्ल में क्लेम नहीं किया जा सकता। आगे वो सर कहता है जी ऑर्डर 8 रूल 7 डिफेंस और सेट ऑफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड्स। अगेन आपका डिफेंस क्या है, डिफेंडेंट का डिफेंस क्या है, यानी वो डिफेंडेंट मुद्दाल है उसमें अपनी प्लेंटिफ के क्लेम के हिसाब से क्या ले रहा है और ये अलहदा होनी चाहिए। जो सेट ऑफ क्लेम कर रहा है वो उसकी ग्राउंड्स और वो क्लेम उसका एक अलग शेप में होना चाहिए। वेयर द डिफेंडेंट रिलाइज अपॉन सेवरल डिस्टिंक्ट ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस or set of founded upon separate and distinct facts, they shall be stated as far may be separately and distinctly। Again डिस्टिंक्ट भी होनी चाहिए, सेपरेट भी होनी, नुमाया तौर पर होनी चाहिए। अगेन वही सारी चीजें जो हैं यहाँ एप्लीकेबल होंगी जो कि प्लीडिंग के लिए, प्लीडिंग के जो प्रिंसिपल हमने जो इससे पहले रूल्स हैं उन्होंने प्रोवाइड किया, ऑर्डर ने प्रोवाइड किए, वही यहाँ एप्लीकेबल होंगे। आगे सर ऑर्डर 8 रूल 8 न्यू ग्राउंड ऑफ डिफेंस। अब जरूरी नहीं है कि जो प्लेंटिफ कह रहा है या दावे में जो प्लेंट कह रही है, मदई जो कह रहा है उसकी हद तक ही जवाब दावा जो है वो दिया जाए, डिफेंडेंट उसकी हद तक ही रहे। नहीं, अगर कोई नई बात है अपार्ट प्लेंट तो वो भी जवाब दावे में वो कर सकता है और वो लिख सकता है। Any grounds of defense which has arisen after the institution of the suit or the presentation of a written statement claiming a set of may be raised by the defendant or plaintiff as the case may be in his written statement। सर यहाँ अगर गौर से देखिए वो कहता है may be raised by the plaintiff or defendant, दोनों की बात करता है, ठीक हो गया। अब किस में, रिटन स्टेटमेंट में अगर गौर से पढ़िए वो कह रहा है कि यानी कि सेट ऑफ में जो फिर उसका दावे का प्लेंटिफ है फिर जवाब देगा और उसी तरह ही वाइस वर्सा यानी कि काउंटर क्रॉस केस आएगा और क्रॉस केस की वजह से वो जो प्लेंटिफ है उसमें वो जवाब दावा दाखिल करेगा। अच्छा एक हमने देखा था, मैं कोड करता चलूं, 1 सेकंड मैं कोड करता चलूं थोड़ी देर के लिए बस, कि हमने कहा था कि बल्कि प्रीवियसली कि अगर जवाब दावा ना आए तो कोर्ट हार्श क्या कर सकती है, सूट डिग्री कर सकती है, ये हार्श ऑर्डर है, ठीक, या राइट क्लोज कर सकती है। तो इसकी बाबत जो जजमेंट है वो बड़ी क्लियर है और मैं उसे कोड करूंगा, बल्कि आप भी लिख लीजिए, आपको पता है कि नेक्स्ट रूल यही प्रोवाइड कर रहा है, ऑर्डर 8 रूल 10, ठीक है जी। इसमें जी 2006 CLC 129 बड़ी डिस्टिंक्शन, बड़ी नुमाया सी जजमेंट है, मैं इसे चाहूंगा कि सारी को पढ़ना। व्हेन रिक्वायर्ड रिटन स्टेटमेंट इज नॉट फाइल्ड टू अल्टरनेट्स आर बिफोर ट्रायल कोर्ट नेमली। अब ट्रायल कोर्ट के पास क्या है, दो चीजें हैं, क्या करे, द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट फोर्थविथ, जवाब दावा नहीं आ रहा फौरन डिग्री कर दे या जजमेंट कर दे, ठीक हो गया। जजमेंट, प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट फोर्थविथ, जो भी फैसला है उसमें वो कर दे, और मेकिंग ऑफ सच ऑर्डर दो इट इज डिस्क्रिशनरी इन द कोर्ट्स टू अप्लाई पेनल प्रोविजंस ऑफ रूल 10 ऑर्डर 8 civil procedure code are pronouncing judgments even without recording evidence, but such judgment should be on the basis of facts before it। अब ये देखिए कि punitive actions should only be taken in severe circumstances, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है या वैसे हालात हैं, और एक्सेप्शनल सूरत है कि जहां दावा जो है डिक्री होता है विदाउट रिकॉर्डिंग एविडेंस, जहां बहुत क्लियर कट केस हो
कोई एम्बिग्विटी ना हो, प्लीडिंग में, ओनरशिप में, और कहीं भी कोर्ट को ये लगे कि बिल्कुल क्लेम जो प्लेंटिफ का है जेन्युइन है 100%, तो इन सूरतों में कोर्ट जो है विदाउट रिगार्डिंग एविडेंस जवाब दावा नहीं आया तो फौरन भी दावा जो है वो डिग्री कर सकती है।